हाय एवरीवन। सो आज के न्यू व्लॉग में आपका स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज हम प्रैक्टिस करेंगे मेंस आंसर राइटिंग एंड इस बार फ्रेंड्स मैंने सोचा है कि मैं लास्ट मंथ के लिए चीज़ें नहीं छोड़ूंगी। फिर वहाँ उस टाइम पे ना बहुत बर्डन सा फील होता है और टेंशन इतनी ज़्यादा हो जाती है कि कुछ पढ़ा ही नहीं जाता। यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने टाइमर लगा दिया है, आंसर लिखना शुरू कर दिया। ये वीडियो के आगे जैसे जाके मैं आपको सब कुछ आपके साथ शेयर करूँगी। तो मतलब फ्रेंड्स, हमें आंसर राइटिंग प्रैक्टिस अपनी राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए ही नहीं करनी चाहिए, बल्कि जब हम रोज़ मतलब अगर आप डेली 2 आंसर भी लिखते हो ना, तो आप सोचो कि हमारा जो दिमाग है उसमें एक हमारे दिमाग में हमारे पास एक नॉलेज डेवलप होती है कि डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन को हमें कैसे टैकल करना है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और प्री के पर्सपेक्टिव से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम बहुत सारी चीज़ें इसमें कवर कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, आज शुरू करते हैं और अगर आपको मतलब कुछ भी लगेगा इसमें तो आप भी अपना रिव्यू कमेंट्स में ज़रूर देना। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा जो क्वेश्चन था प्रैक्टिस के लिए वो था टेक्नोलॉजिकली द चालकोलिथिक फेज रेफर्स टू प्री हरप्पन कल्चर बट इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री द चालकोलिथिक फेज अपीयर्स आफ्टर द एंड ऑफ Bronze Harappa culture. Does this statement hold any authenticity? Specify with reason. 250 वर्ड्स में मुझे लिखना था आंसर और 10 मार्क्स के लिए था ये। सो फ्रेंड्स, इसमें क्वेश्चन में पूछा गया कि जो चालकोलिथिक फेज है उसके ना मतलब बहुत सारे एविडेंस हमें प्री हरप्पन कल्चर जो हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन थी उसके पहले मिले हैं और कुछ ना इसी के ही चालकोलिथिक फेज के ही एविडेंस हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद भी मिले हैं। तो क्या ये फेज मतलब इतना लंबा एग्जिस्ट किया? अब हम इसको प्री हरप्पन माने या पोस्ट हरप्पन माने या इसको हम हरप्पा का कंटेम्प्रेरी माने, तो बस इस चीज़ पे ये क्वेश्चन था। तो इसमें मैंने आंसर में देखो क्या लिखा। फर्स्ट ऑफ ऑल जो इंट्रोडक्शन है उसमें मैंने चालकोलिथिक फेज के बारे में थोड़ा सा बताया कि उसको स्टोन कोपर फेज भी कहा जाता है और इसमें जो लोग थे इस पीरियड में वो कॉपर और स्टोन के टूल्स का यूज़ करते थे। उनको हम जनरली प्री हरप्पन ही कंसीडर करते हैं, बट हाँ, इंडिया के कुछ पार्ट्स में उनकी जो कुछ एविडेंस है उनकी साइट्स के, उनके कल्चर के, वो पोस्ट हरप्पा मीन्स ब्रोंज हरप्पन कल्चर जो था उसके बाद भी मिले हैं। तो जो चालकोलिथिक फेज था वो था 2000 बीसी से 700 बीसी तक। तो जो टाइम पीरियड था वो भी मैंने यहाँ पे बताया। फिर मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स बताए हैं चालकोलिथिक एज के कि हाँ मतलब उन लोगों की क्या खासियत थी, वो क्या करते थे। जैसे वो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स है ना, कल्टिवेटेड फूड ग्रेन्स। तो मतलब वो कौन कौन से एनिमल पालते थे, काऊ है, गोट है, शिप, पिग, बफेलो, एंड वो जो डियर था उसका शिकार भी करते थे। एंड एक बात इसमें शायद मैंने वो ऐड नहीं की है, ये जो ना यहाँ पे जो डोमेस्टिकेशन करते थे एनिमल की, उनकी स्लॉटरिंग के लिए मतलब मीट वगैरह के लिए ही करते थे, ये दूध के लिए, डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए नहीं करते थे। अभी उसके बारे में ये जानते नहीं थे। एंड अगला था कि वो हॉर्स से एक्वेंटेड नहीं थे, ये क्लियर नहीं है, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। वो बीफ खाते थे बट पोर्क नहीं खाते थे, इसके बारे में मैंने ऐड किया। फिर नेक्स्ट पेज पे मतलब जो भी वो करते थे, जैसे राइस उगाते थे, बाजरा था उस टाइम की जो फसलें थी, वीट था, फिर वो मसूर, लेंटिल उगाते थे, ब्लैक ग्राम, ग्रीन ग्राम, जो मुझे पता था ना वो मैंने उसके बारे में लिखा। जो ईस्टर्न रीजन के लोग थे वो फिश और राइस का कॉम्बिनेशन था उनका खाने का, फूड का। और ब्लैक एंड रेड पोट्री उस टाइम की बहुत पॉपुलर थी, तो उसके बारे में मैंने ऐड किया। फिर वो ना रूरल सेटलमेंट्स को ही फॉलो करते थे, मतलब कुछ ऐसा अर्बन नहीं था। हरप्पन एज के बारे में हमने जब पढ़ा है तो वो अर्बन थे, बट ये वाले लोग जो थे ये रूरल ही थे और ये नहीं थे परिचित बर्न्ड ब्रिक्स से, ईंटें वगैरह उनसे इनको नहीं पता था। ये मड ब्रिक्स, मिट्टी के ही बने हुए झोंपड़े टाइप घरों में ये रहते थे। और राइटिंग, हाँ, दे डोंट नो द यूज ऑफ राइटिंग, इनको लिखना नहीं आता था। ये बहुत एक्सपर्ट कोपर स्मिथ थे, स्पिनिंग, वीविंग और कपड़ा बनाना ये सब ये जानते थे। स्मॉल क्ले इमेज ऑफ अर्थ गोडेस भी मिली है, तो शायद में भी ये मतलब पूजा पाठ वो चीज़ें भी करते हों, उसमें भी बिलीव करते हों, रिलीजियस
कल्चर को फॉलो करते हों, ये भी हो सकता है। दे कुक देयर फूड, हाँ खाना ये पका के खाते थे, कच्चा नहीं खाते थे। जो वुमेन्स थी उस फेस की, चालकुलिथिक फेस की, वो ऑर्नामेंट्स मतलब ऐसे गहने वगैरह जो भी जैसे माला ये सब चीजें पहनती थी वो, तो वो जो उनके ऑर्नामेंट्स थे वो बने हुए होते थे शेल से और बोन से। और यहाँ पे ना कॉम भी मतलब मिला है एविडेंस में, तो वो अपने बाल भी कंघी करते थे। एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो था बहुत हाई था। ये हमें एक बरियल मिला था, मतलब बहुत सारे बच्चे वहाँ पे दफनाए हुए थे, महाराष्ट्र में ये था, मिला था हमें एविडेंस। तो उससे हमने ये चीज़ पता लगाई थी कि यहाँ इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बहुत हाई था। इसके बारे में मैंने लिखा। फिर इसके बाद मैंने ऐड किया है कि जो वो बीड्स यूज़ करते थे, सेमी प्रीशियस बीड्स मैन्युफैक्चर करते थे, और स्टेटाइट क्वार्ट्ज, क्रिस्टल, ये सब भी स्टोन यूज़ करते थे। फिर यहाँ पे बिगनिंग ऑफ सोशल इनइक्वालिटी स्टार्ट हो गई थी। वो क्या था कि जो चीफ होते थे, जो जैसे हेड होते थे, वो रेक्टेंगुलर हाउसेस में रहते थे, और जो मतलब जैसे नॉर्मली प्रजा होती है वो गोल, उनके जो मतलब हट थे वो राउंड थे, गोल गोल घर थे उनके, तो वो उनमें रहते थे। वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। एंड इसकी जो इम्पोर्टेंट साइट्स थी बाद में मैंने वो दे दी। मैं बात करूंगी कि मुझे जो मेरे आंसर को जब मैंने रिव्यू किया तो मुझे जो इसमें कमियां लगी ना फ्रेंड्स, तो वो ये कमियां थी कि जैसे जब मैंने काउंट किया तो मेरा आंसर मैंने इतना मतलब लेंथी लिख दिया है, ये 300 से भी प्लस वर्ड्स जा रहे हैं। सो मीन्स मतलब मैंने ओवर राइटिंग किया, और एग्जामिनर कई बार फ्रेंड्स ओवर राइटिंग के भी मार्क्स काटते हैं। दूसरी बात, मैं बहुत ज़्यादा लिखूंगी तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। मुझे ये क्वेश्चन ख़त्म करना था 8 से 9 मिनट के अंदर, बट मैंने इसको कंप्लीट करने के लिए टाइम लिया है 13 से 14 मिनट्स। तो मतलब एक तरह से मैं डबल टाइम ले रही हूँ। अगर 2 क्वेश्चन का टाइम मैं एक ही क्वेश्चन पे लगा दूंगी तो मैं अपना पेपर मतलब पूरे क्वेश्चन जो है वो कवर ही नहीं कर पाऊंगी। इस हिसाब से तो मेरा 50% पेपर भी नहीं होगा 3 घंटे में कंप्लीट। तो उस पे बहुत फोकस करने की ज़रूरत है टाइम पे। और दूसरी बात फ्रेंड्स कि मैंने इसमें ना एक गड़बड़ की है, जो मुझे लगा कि मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था। मैंने क्या किया है, जैसे अगर मैं डोमेस्टिकेशन के बारे में बात कर रही हूँ, एग्रीकल्चर के बारे में बात कर रही हूँ, तो जैसे यहाँ पे ऊपर मैंने एग्रीकल्चर के बारे में लिखा हुआ है, एक लाइन मैंने यहाँ ऐड की है, फिर दूसरी शायद मैंने कहीं और आगे जैसे ऐड किए, तो मैं ऐसे हो सकता था। अब ये आंसर रिव्यू करने के लिए, चेक करने के लिए एग्जामिनर को एक एक लाइन पढ़नी पड़ेगी। और अगर मैं ऐसे हेडिंग दे देती पोट्री में जो जो भी आ रहा था वो उसमें ऐड कर दूं, ऑर्नामेंट्स या पोट्री में ही आ जाता ऑर्नामेंट से रिलेटेड भी, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, तो मैंने कुछ डोमेस्टिकेशन का यहाँ लिखा है, फिर एग्रीकल्चर मतलब जो फसलें वो उगाते थे कुछ यहाँ लिखा है, कुछ वहाँ लिखा है। तो वो चीज़ें मैंने जो मिक्स की हैं, एक लाइन आगे पीछे, एक यहाँ लिखी है तो एक 3 के बाद लिखी है, जिसको मैं एक हेडिंग दे के, जैसे एग्रीकल्चर हेडिंग देती तो उसमें वो दोनों चीज़ें ऐड हो सकती थी, फिर पोट्री हेडिंग देती तो उसमें वो चीज़ें ऐड हो सकती थी, है ना। तो मतलब ये मैंने चीज़ें कंफ्यूज, देखो दे कुक देयर फूड, ये चीज़ वहाँ आ सकती थी जहाँ मैं इनकी फसलों के बारे में और ये चीज़ों के बारे में लिख रही थी। अब दे कुक देयर फूड मैंने यहाँ लिखा है, और पीपल एट बीफ बट डिड नॉट टेक पोर्क, ये लाइन मैंने यहाँ लिखी है। तो मतलब हो सकता था जो खाने वाली चीज़ें थी, जो फूड से रिलेटेड चीज़ थी, तो मैं हेडिंग देके वो एक साथ कवर करती। तो मैंने वैसे नहीं लिखा है, वो मुझे इस चीज़ मतलब बहुत कमी लगी, तो आगे से मैं उस चीज़ पे ध्यान दूंगी। और दूसरी बात फ्रेंड्स, इसमें क्या गड़बड़ थी, गड़बड़ इसमें ये जो साइट्स दी हैं इसमें भी मुझे ऐसे ही लगा कि मैंने कुछ अच्छे से इलेबोरेट करके नहीं लिखा है, बहुत शॉर्टकट में लिख दिया है। और दूसरी बात और क्या था, हाँ मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं एक छोटा सा मैप बना सकती थी, जिसमें मैं जो चालकोलिथिक हमारी जो साइट्स थी, छोटा सा एक मैप बना के उसमें वो चालकोलिथिक साइट्स में दिखा सकती थी। उससे थोड़ा सा और मतलब मेरा आंसर अट्रैक्टिव लगता। अगर मैं चालकोलिथिक इरा की साइट्स दिखा देती तो मतलब एग्जामिनर एकदम से मैप देख के पता लगा सकता था। ये जो मैंने सारा खिचड़ा पकाया इम्पोर्टेंट साइट का,
इसमें उनको एक एक चीज़ पढ़नी पड़ेगी और यहाँ पे मैं एक छोटा सा मैप में बना के वो साइट्स दे सकती थी, तो उसे थोड़ा और अट्रैक्टिव लगता मेरा आंसर, तो वो मुझे इसमें कमी लगी फ्रेंड्स। तो मैं आगे मतलब ध्यान रखूँगी कि मैं उस पर काम करूँ। और फ्रेंड्स हाँ, अगर मैं आपको कुछ टिप्स दूँ कि हमें एक अच्छा आंसर लिखने के लिए क्या टिप्स चाहिए होंगी, मतलब किस चीज़ का ध्यान रखना होगा, वो ये है कि हमें कंसिस्टेंसी चाहिए। डेली प्रैक्टिस इज़ मोर इफेक्टिव। आपको ये नहीं कि एक आज लिख रहे हो आप या हफ्ते में एक आंसर राइट कर रहे हो, वो चीज़ नहीं चलेगी बिल्कुल भी। आप डेली लिखो, आप एक ही लिखो, आप 10 मिनट ही लिखो, बट आप लिखो। और फोकस ऑन इम्प्रूविंग योर राइटिंग स्पीड एंड क्लैरिटी। स्पीड पे आपको ध्यान देना है, और जो भी आप चीज़ लिखो वो क्लैरिटी के साथ लिखो। मतलब आप भी अगर उस चीज़ को एकदम देखें तो ना आपको देख के कन्फ्यूज़न क्रिएट हो, ना एग्जामिनर को, जैसे मैंने वो हेडिंग की बात की ना वैसे। और अगला था कि रिव्यू करो अपने आंसर को, ज़रूर रिव्यू करो। जब आपने लिखी कोई चीज़ तो उसको रिव्यू करो और आंसर सर्च करो गूगल पे प्रीवियस ईयर के। अगर आपको वैसा क्वेश्चन मिलता है तो उसके साथ अपने क्वेश्चन को मतलब कंपेयर करो कि उसमें क्या अच्छा है और आप में क्या कमी, आपके आंसर में क्या कमी है। तो रिव्यू करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड स्टे अपडेटेड विद करंट अफेयर्स फ्रेंड। अगर जैसे समझ लो मैंने चालकोलिथिक फेज पे लिखा हुआ है ना, तो अगर करंट न्यूज़ में कोई चालकोलिथिक पीरियड से कोई न्यूज़ रही है तो वो अगर मैं इसमें ऐड कर दूं तो मतलब वो तो ये हो जाएगा सोने पे सुहागा वाला काम, कि अगर मैंने वो इंटीग्रेट कर दिया अपने आंसर में तो मतलब वो बहुत अट्रैक्टिव बन जाता है आंसर, है ना। तो वो उस चीज़ का ध्यान रखने की ज़रूरत है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप कि आपको ये थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको ये ठीक लगा, जैसे भी लगा आपको ये आंसर देख के क्या चीज़ लगी, अगर इसमें कोई कमी है सो प्लीज़ 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 मुझे कमेंट्स में बताना कि इसको मैं और कैसे अच्छे से लिख सकती थी या इसमें और क्या कमी थी। तो आप भी मुझे इसका रिव्यू देना, एंड हेल्पफुल लगा होगा तब भी ज़रूर कमेंट्स करना। सो दैट्स इट फॉर टुडे। And if you found this video helpful, don't forget to like, share and subscribe. Bye bye friends. Stay motivated and keep pushing yourself. Bye bye. मिलते हैं next vlog में.